नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यह क्यों कह रहे हैं कि उत्तराखंड श्रीलंका बन जाएगा। यशपाल आर्य के सवाल के उत्तर पर आने से पहले मैं यह बता दूं कि देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और यह सत्र शुरू होने से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सदन में एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसके पीछे तीन बड़े कारण थे। एक, हाल ही में चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई है और इस हार के कारण कांग्रेस के विधायकों का मनोबल गिरा हुआ है, यह माना जा रहा था। और नंबर दो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हो पाएंगे, इस पर भी सवाल था, क्योंकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद प्रीतम सिंह का एक बयान आया था और प्रीतम सिंह ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष को चुने जाने के लेकर कांग्रेस के सभी विधायकों से राय नहीं ली गई थी। इससे यह संदेश गया कि यशपाल आर्य के नेतृत्व में सदन में सभी विधायक एकजुटता का प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर सवाल खड़े हो गए थे। और तीसरी वजह, यह बड़ी वजह है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा तो सदन में रहेंगे नहीं, इसीलिए भी कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने में यशपाल आर्य कितने सफल होंगे या नहीं होंगे, इस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और कांग्रेस के विधायकों ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार और भाजपा के मंत्रियों को घेर कर रखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट खुद बता रही है कि सरकार के मंत्रियों के पास कांग्रेस के विधायकों के सवालों के जवाब नहीं है और सदन में कांग्रेस आक्रामक है। मैं इसे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत मानता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार की जवाबदेही बनाए रखने के लिए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है और अगर विपक्ष उस भूमिका में दिख रहा है तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड में सदन के बाहर भी क्या इस तरह के तेवर को बनाए रखेगी, यह एक बात है जिस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब आइए यशपाल आर्य की इस बात पर आते हैं जो कि उन्होंने सदन में कही है। पहले कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख बिंदुओं के जरिए समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। एक, उत्तराखंड पर कर्ज बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर मौजूदा कर्ज को प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रदेश के प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए का कर्ज बैठता है। अभी मौजूदा समय में उत्तराखंड सरकार पर 1,05,000 करोड़ की देनदारी और उधारी है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहले 17 सालों में यानी 2016-17 तक कुल देनदारी 35,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन पिछले 5 सालों में यानी कि 17 से 22 के बीच में सरकार ने 57,192 करोड़ रुपए की उधारी ली है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और उन हालात में तो और भी अधिक चिंता की बात हो जाती है, जबकि सरकार की कमाई कुछ खास नहीं है। एक छोटे प्रदेश पर इतना कर्ज चिंता में डालने वाली बात है। यशपाल आर्य ने सदन में यह सवाल किया है। एक तो सरकार को यह बताना चाहिए कि किस काम के लिए कितना कर्ज सरकार ने लिया है और क्यों लिया है, ऐसे क्या हालात रहे कि कर्ज लेना पड़ा, और यह भी सरकार को बताना चाहिए कि इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार क्या कर रही है, यानी सरकार की योजना क्या है, कहां से पैसा आएगा जो कर्ज को चुकाने में दिया जाएगा। यशपाल आर्य के कुछ सवाल है। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार ने बजट में इन सब बातों का जिक्र नहीं किया है जिनको वो सदन में उठा रहे हैं। पैसा किन शर्तों पर और क्यों लिया गया और यह कैसे चुकाया जाएगा, सदन में यशपाल आर्य के सवाल है जो कि गंभीर है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो आपके घर के मुखिया पर ही कुछ जरूरत के समय पर घर के बाहर के कुछ लोगों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है और वो कर्ज लेते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि पैसा कितना लिया, किससे लिया और क्यों लिया और कब तक यह पैसा देना है। और फिर अचानक से हालात बेकाबू हो जाते हैं और वो उस हालात में आपको सारी बात बताते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उस हालात में, उन हालात में आप भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन में काम प्लानिंग और योजनाओं के जरिए होता है। अगर योजनाएं और प्लानिंग अच्छी है तो अचानक से आने वाली मुसीबतें भी बहुत नुकसान नहीं कर पाती है। अगर कमाई और खर्च का हिसाब घर के सारे मेंबर्स को नहीं बताया जाता तो फिर आपने देखा होगा कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि घर की जमीन जायदाद तक चिंता में पड़ जाती है। यह एक सामान्य से घर की बात होती है, लेकिन यह तो सरकार है, यानी प्रदेश के 1,30,00,000 लोगों के मुखिया कर्ज में डूबे हैं और फिर उसके बारे में बहुत सी बातें साफ साफ
पता नहीं है, ऐसा यशपाल आर्य का कहना है। लेकिन एक बार यह भी मान लिया जाए कि यशपाल आर्य तो विपक्ष के आदमी है, वो तो सरकार के बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे ही, लेकिन एक सच यह भी है कि उत्तराखंड की माली हालत को लेकर बीच बीच में नेशनल और प्रदेश लेवल पर मीडिया में तमाम रिपोर्ट छपती रहती है। आज प्रदेश की कमाई बढ़ाने के इंतजाम सरकार उस तरीके से कर नहीं पा रही है और केंद्र तथा अन्य एजेंसियों से कर्ज लेकर काम चलाया जा रहा है। केंद्र के अनुदान पर बहुत हद तक निर्भरता है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जिसमें कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया था और उसमें बताया था कि प्रदेश सरकार रुपए के मामले में बड़ी चिंता में है और प्रदेश के नगर निकाय भी चिंता में है। नगर निकाय कर्मचारियों के वेतन के पैसे तक नहीं जुटा पा रहे हैं और प्रदेश की सरकार केंद्र से पैसे लेकर काम चला रही है और नगर निकाय प्रदेश सरकार से पैसे लेकर काम चला रहे हैं। यह एक तस्वीर है जो चिंताजनक है। लेकिन इसके साथ ही एक तस्वीर और है और वो यह है कि पहली बात सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी बात जो बजट तय किया जाता है सालाना, वो सरकार खर्च भी नहीं कर पाती है। उत्तराखंड की सरकार पिछले 5 साल में हर साल तय बजट का केवल 62 से 68% खर्च कर पा रही है। यह भी सरकारी आंकड़े हैं। इसको सीधे सीधे प्लानिंग और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी की लापरवाही के तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि जो पैसा एक साल के लिए तय किया जाता है अगर उसका करीब करीब 36% संबंधित विभाग खर्च नहीं कर पाता है तो यह चिंता की बात है। या तो पैसे के आवंटन में प्लानिंग सही नहीं है या फिर संबंधित विभाग लापरवाही कर रहा है, उसके पास पैसे के खर्च करने की प्लानिंग सही नहीं है, यह माना जा सकता है। इसीलिए शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि प्रदेश की हर क्षेत्र का विकास उतना नहीं हो पाया पिछले सालों में जितना होना चाहिए था। आप समझिए, सदन में एक सवाल के जवाब में खुद परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया है कि परिवहन निगम 595 करोड़ रुपए के घाटे में है। ऐसे में कैसा माना जा सकता है कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था दुरुस्त रहने वाली है? और परिवहन व्यवस्था तो किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती है। यह सोचने वाली बात है कि बसों को चला चला कर कई सारे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का एक विभाग, एक निगम उसी काम को करके करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब जाता है। अगर अलग अलग विभागों की बात करेंगे तो तस्वीर कुछ ऐसी ही बनेगी, कुछ विभागों को छोड़कर। इसीलिए यदि यशपाल आर्य ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, उत्तराखंड के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, तो यह बात समझनी चाहिए। अब यह तो पता नहीं कि हालात उत्तराखंड के श्रीलंका जैसे होंगे या नहीं होंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह समझना चाहिए कि आखिर श्रीलंका में क्या हुआ कि वो देश बर्बाद हो गया। आप इंटरनेट पर जाकर श्रीलंका की बर्बादी पर आई कई सारी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उनमें जो प्रमुख कारण गिनाए गए हैं, उनमें 1 बहुत ज्यादा कर्ज, 2 महंगाई, 3 रुपए का टूटना, 4 कोरोना के कारण श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर का बर्बाद हो जाना और 5 श्रीलंका की टॉप लीडरशिप को इस ओर से उदासीन रहना और अपने ही हितों के काम में लगे रहना। मेरे ख्याल से यशपाल आर्य को 2 मुद्दों पर मुहिम शुरू करनी चाहिए। एक, और ये दोनों मुद्दे प्रदेश के सीधे घर से जुड़े हुए, हर घर से जुड़े हुए हैं और इनको सीधे हर घर की इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक, उत्तराखंड की कर्जदार सरकार के कारण और इसके आने वाले परिणामों पर डिबेट, और दूसरा बेरोजगारी। अब पता नहीं सदन के समाप्त होने के बाद यशपाल आर्य इस पर कोई मुहिम शुरू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो केवल लोकहित और लोकतंत्र के हित की बात कर रहा हूं और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार भी इन 2 मुद्दों पर गंभीर हो। एक, सरकार की कमाई कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विभाग है, प्रदेश का डेवलपमेंट है, और दूसरा बेरोजगारी कैसे कम होगी। अगर विपक्ष इस पर सवाल खड़े करेगा और सरकार इस पर हल ढूंढेगी तो मुझे लगता है समाधान बहुत ज्यादा जल्दी और एक अच्छे परिणाम के साथ आएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।